आज का सेशन है साइंस ऑफ हेयर। साइंस ऑफ हेयर का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है कॉस्मेटोलॉजी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट केमिकल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका हेयर कलरिंग, हेयर पमिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग और स्कैल्प ट्रीटमेंट्स। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स को परफॉर्म करने से पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट को साइंस ऑफ हेयर या हेयर स्ट्रक्चर का डीप नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को इसका नॉलेज नहीं होगा, विदाउट दिस नॉलेज अगर वो केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आए या फिर वो ट्रीटमेंट गलत भी हो सकता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए साइंस ऑफ हेयर या हेयर स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेयर है क्या। हेयर हमारी बॉडी में हर एक जगह पर है। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर हेयर ना हो, एक्सेप्ट 2 पार्ट्स। जैसा कि मेरे स्टूडेंट जानते हैं ये 2 पार्ट्स कौन से हैं जिन पे हेयर नहीं है बॉडी में। ये 2 पार्ट हैं हमारे लिप और आई लिड, सॉरी एक और पार्ट है हमारे पाम और सोल। ये तीनों पार्ट्स पे हेयर नहीं होते हैं। बाकी हमारे सर से लेकर पैर तक सब जगह हेयर है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। स्कैल्प का जो हेयर होता है वो लंबा और ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा क्वांटिटी में भी होता है, तो स्टडी हमें उसकी ही करनी। हेयर एक हमारे स्किन का आउटग्रोथ है। हेयर थ्रेड की तरह होता है, एक धागे की तरह होता है जो स्किन के बाहर दिखाई देता है, और ये हमारी बॉडी में ऑल ओवर है। स्टडी ऑफ हेयर को टेक्निकली बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ट्राइकोलॉजी। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ जाए, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ हेयर या the technical name of study of hair, then you can answer trichology. Structure of hair. हेयर का स्ट्रक्चर मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेयर शैफ्ट एंड हेयर रूट। हेयर शैफ्ट को हम आंखों से देख सकते हैं। जो बालों को हम कॉम्ब करते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, बालों में ऑयलिंग करते हैं, बाल में चोटी बनाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, वो सारा हम शेफ्ट में करते हैं, जिनको कि हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हेयर रूट। हेयर का वो पोर्शन जो हमें दिखाई नहीं देता, जो स्किन के नीचे होता है, हेयर शेफ्ट के अंदर होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, इसे हेयर रूट कहते हैं। हेयर रूट के साथ बहुत सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब और हेयर पैपिला। ये सारी चीजें जो अटैच होती हैं, ये हेयर को नरिशमेंट और हेयर को स्ट्रेंथ देते हैं। तो हेयर के 2 मेन पार्ट होते हैं, हेयर शैफ्ट एंड हेयर रूट। हेयर शैफ्ट को हम देख सकते हैं और हेयर रूट को हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर होता है। आप यहाँ इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, ये पार्ट जो स्किन के बाहर है उसको बोलते हैं हेयर शैफ्ट। देखिए, जो ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रे आपको दिखाई देते हैं हेयर लोगों के, ओल्ड एज में वो ग्रे हो जाते हैं, वो हेयर शैफ्ट होता है जो हम देख सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होके नीचे तक का पार्ट इसे हेयर रूट कहते हैं, जो स्किन के अंदर होता है और हम इसे देख नहीं सकते। हेयर शैफ्ट एंड हेयर रूट। इसके साथ देखिए बहुत सारे अटैच पार्ट हैं जो हेयर रूट, हेयर शैफ्ट के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, हेयर रूट के साथ बहुत सारे पार्ट्स अटैच हैं। जैसे स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ हेयर रूट, हेयर रूट के साथ कुछ पार्ट कनेक्टेड होते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब,
पैपिला, रेक्टर पीली मसल एंड तो सबसे पहले हम देखेंगे हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल कौन सा पार्ट होता है और वो कहाँ पर होता है। हेयर फॉलिकल ये पार्ट है, देखिए यहाँ पर हेयर फॉलिकल, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें हेयर है, ये होता है हेयर फॉलिकल। ये एक ट्यूब की तरह होता है, हेयर को प्रोटेक्ट करता है, हेयर इसके अंदर होता है। हेयर फॉलिकल, हर एक हेयर में अलग अलग फॉलिकल होता है। आपके सर में जितने हेयर हैं उतने ही फॉलिकल भी होंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, ये हेयर का कवच होता है, हेयर को प्रोटेक्ट करता है और हेयर इसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड हेयर फॉलिकल। इससे अटैच होता है ऑयल ग्लैंड जो कि सीबम सप्लाई करता है और हेयर को सॉफ्ट रखता है। नेक्स्ट है हेयर बल्ब। हेयर बल्ब यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे, ये पोर्शन है हेयर बल्ब। ये सबसे इनर लोअर मोस्ट पार्ट है हेयर का, हेयर बल्ब। जब कभी आप देखते हो, आप हेयर को हम तोड़ते हैं अपने सर से, तो एक वाइट कलर का नीचे हेयर में दिखाई देता है, वाइट पोर्शन, वो होता है हेयर बल्ब जो कि रूट से अटैच होता है। नेक्स्ट है पैपिला। पैपिला एक कोन शेप का स्ट्रक्चर है जो कि हेयर बल्ब से अटैच होता है और पैपिला से ही ब्लड सप्लाई होता है और ये हमारे हेयर को ग्रोथ और नरिशमेंट देता है। मैं इस स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, देखिए ये जो पोर्शन है रेड कलर में, ब्लू कलर में, ये हेयर पैपिला है। हेयर पैपिला एक हेयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हेयर पैपिला डैमेज हो जाता है बाय चांस, किसी डिजीज की वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से, या फिर एक्सीडेंटली अगर ये पैपिला डैमेज हो जाता है आपके हेयर में, तो दोबारा वहां पर हेयर ग्रो नहीं करता है। ये हेयर यहाँ से निकल जाएगा और आपके बाल्डनेस जो होती है वो आना शुरू हो जाएगी, उस पोर्शन पे हेयर नहीं आएगा दोबारा। पैपिला से ही ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारे हेयर को नरिशमेंट देते हैं। ये पैपिला को ब्लड सप्लाई करते हैं और पैपिला नरिशमेंट सप्लाई करता है हेयर को। इसके बाद है इरेक्टर पीली मसल। इरेक्टर पीली मसल एक स्मॉल मसल है जो हर एक हेयर से अटैच होती है फॉलिकल के साथ। और जब हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है या फिर डर लगता है, नर्वसनेस होता है, उस समय हमारे जो हेयर होते हैं वो क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े हो जाते हैं? इसी मसल की वजह से, इरेक्टर पीली मसल की वजह से, क्योंकि ये हमारे हेयर को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जैसे कि आप कोई ठंडी चीज गर्म करो तो हमारा तुरंत हट जाता है वहां से। तो इरेक्टर पीली मसल हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि फलानी चीज गर्म है या ठंडा है, या फिर हमें जो भी डर लग रहा है या फिर ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है या डर लग रहा है, वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को पहुंचाता है जिससे हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं। तो इरेक्टर पीली मसल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज से या किसी वेदर से। नेक्स्ट है आपका सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड एक सैक के रूप में होता है, ये फॉलिकल से अटैच होता है। इसके साथ ही ये ग्लैंड सीबम सिक्रेट करता है। सीबम पूरे हेयर लेंथ को और स्कैल्प को ऑयल देता है जिससे हमारा हेयर सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ रहता है। अगर आप हेयर में ऑयल ना भी लगाएं तो भी आपके हेयर में एक नेचुरल ऑयल होता है। वो ऑयल कहाँ से आता है? वो ऑयल एक्चुअली आता है हमारा सीबेसियस ग्लैंड से। ये देखिए, ये पार्ट है सीबेसियस ग्लैंड और ये इरेक्टर पीली मसल जो हमारे नर्व को
इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? सीबम या ऑयल। ऑयल का ही टेक्निकल नेम सीबम है। सीबम ये सीक्रेट करता है और ये सीबम पूरे हेयर लेंथ में स्प्रेड हो जाता है, स्कैल्प पे भी आ जाता है, जिससे हमारे हेयर सॉफ्ट रहते हैं, स्मूथ रहते हैं और उनमें एक नेचुरल शाइन होता है। अगर मान लीजिए किसी के हेयर में ये सीबम सीबेसियस ग्लैंड कम एक्टिव हो तो फिर आपका हेयर ड्राई होगा, आपके हेयर में डलनेस होगा, ड्राई होगा, रफ होगा, जान नहीं होगी, वो बेजान दिखाई देगा, क्योंकि हमारा सीबेसियस ग्लैंड ऑयल सिक्रेट कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है, अगर ये ज्यादा एक्टिव होगा, ओवर एक्टिव अगर है, तो फिर हमारा हेयर स्टिकी होगा, ज्यादा ऑयली होगा, स्कैल्प ज्यादा ऑयली होगा और हमें डैंड्रफ हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल सीबम सिक्रेट करता है। तो नॉर्मल जो सीबम सिक्रेट होता है वही हेयर के लिए अच्छा है। एक्सेसिव या कम सीबम अगर सिक्रेट होता है तो वो प्रॉब्लम करता है, या हेयर ड्राई होगा या हेयर ऑयली होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा हेयर स्ट्रक्चर। हेयर के मेनली दो पार्ट हैं, हेयर शैफ्ट एंड हेयर रूट। हेयर शैफ्ट को हम देख सकते हैं, हेयर रूट को नहीं देख सकते। हेयर रूट के बहुत सारे अटैच पार्ट हैं, जिनमें सबसे पहले है फॉलिकल। हेयर फॉलिकल एक कवर है जो कि हेयर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हेयर बल्ब। हेयर बल्ब ये व्हाइट पोर्शन है, ये पोर्शन पैपिला के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट है हेयर पैपिला। हेयर पैपिला हमारे हेयर की जान है। अगर पैपिला डैमेज हो गया तो हेयर वहां से फिर दोबारा नहीं आता। अगर पैपिला डैमेज है या फिर पैपिला में कोई प्रॉब्लम है तो भी हेयर फॉल होता है। तो पैपिला को स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। पैपिला के साथ ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं और ये ब्लड वेसल्स हेयर को नरिशमेंट देते हैं। उसके बाद है इरेक्टर पीली मसल। इरेक्टर पीली मसल हमें हमारी स्किन को हमें जो भी जैसे कि ठंड लग रही है, डर लग रहा है, नर्वस हो रहा है, उस टाइम पे हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे माइंड को। उसके बाद हमारा माइंड हमारे माइंड के थ्रू ये रिएक्शन होता है कि हमारे बॉडी का हेयर खड़ा हो जाता है उस टाइम पे जब हमें डर लगता है या नर्वसनेस होती है। नेक्स्ट है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रेट करता है या ऑयल सिक्रेट करता है जो हमारे हेयर को नरिशमेंट देता है। इसके बाद है क्रॉस सेक्शन ऑफ हेयर। हेयर को जब हम एक क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो उसके तीन मेन पार्ट दिखाई देते हैं, दैट इज क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आपको मैं इस पिक्चर के थ्रू दिखा रही हूँ, होप ये क्लियर होगा अभी आपको। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आप क्रॉस सेक्शन हेयर में भी देख सकते हो। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो है मेड्यूला, उसके बाद है ये सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स और आउटर मोस्ट लेयर इज क्यूटिकल। क्यूटिकल जब हम कॉम्ब करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं? क्यूटिकल पर करते हैं। क्यूटिकल एक फिश की तरह सेल होता है। फिश शेल आपने देखा होगा, फिश शेल की तरह क्यूटिकल दिखाई देता है। कॉर्टेक्स उसके अंदर होता है और मेडुला सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है और ये एक हॉर्नी सेल्स से बना हुआ है जो फिश स्केल्स के जैसा होता है। इस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सेकेंड लेयर है या मिडिल लेयर है। ये ज्यादा हेयर का जो एरिया है वो कॉर्टेक्स कवर करता है और ये हेयर को स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिसिटी देता है। मतलब आप बोल सकते हैं ये हेयर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कॉर्टेक्स। उसके बाद है मेड्यूला। मेड्यूला इनर मोस्ट लेयर है जो सबसे अंदर होता है और समटाइम्स मेडुला मे बी एब्सेंट इन द हेयर। मेडुला एब्सेंट भी होता है
बहुत सारे हेयर्स में। किस हेयर में वो एब्सेंट होगा मैं बताती हूँ। जिन लोगों के हेयर बहुत पतले हैं, बहुत थिन हैं, उस हेयर में मेड्यूला नहीं होता। मैडम आपका क्या जिन स्क्रीन शेयर्ड है? आपका पीपीटी है? पीपीटी है। पीपीटी है? आप एक बार स्क्रीन हाँ शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो में आ रहे हैं आप, बट पीपीटी नहीं दिख रहा है। हाँ, पीपीटी नहीं दिख रहा। नहीं मैम, ओ ओ, मैंने शेयर नहीं किया शायद। आपको शेयर करना पड़ेगा मैम। हम्म, पहले बताना था। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाँ प्लीज। हेयर का मेनली दो पार्ट है। हेयर स्ट्रक्चर में देखिए, हेयर शाफ्ट एंड हेयर रूट। हेयर शाफ्ट आउटर मोस्ट पार्ट है और हेयर रूट इनर पार्ट है। हेयर रूट से बहुत सारी चीजें अटैच हैं। सीबेसियस ग्लैंड जो हेयर को ऑयल देता है। हेयर पैपिला जो कि हेयर को नरिशमेंट देता है। हेयर बल्ब जो हेयर रूट से अटैच होता है। जब हम हेयर तोड़ते हैं तो व्हाइट कलर का एक पोर्शन दिखाई देता है, वो पोर्शन हमारा है हेयर बल्ब। उसके बाद है हेयर का क्रॉस सेक्शन। अगर हम करते हैं तो हमें 3 लेयर दिखाई देती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स मिडिल लेयर, मेड्यूला इनर मोस्ट लेयर। इसमें आप देख सकते हो सबसे अंदर है मेड्यूला, के बाद कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। जब आप शैम्पू करते हैं, कलर करते हैं, तो वो कहाँ पर वर्क करता है? क्यूटिकल लेयर पे। जब आप कंडीशनिंग करते हो, वो क्यूटिकल लेयर पे काम करता है। उसके बाद जब आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जैसे पमिंग है, स्ट्रेटनिंग है, परमानेंट कलर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वो काम करता है आपका कॉर्टेक्स लेयर, जो ज्यादा दिन तक स्टे करता है। जैसे कि पमिंग है, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक रहता है। स्ट्रेटनिंग है, वो भी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक तो रहता है। तो ये सारा वर्क करता है कॉर्टेक्स लेयर पे। अगर आप कॉर्टेक्स लेयर पे काम करेंगे ना, तो वो केमिकल ट्रीटमेंट होगा। अगर शैम्पूइंग, कंडीशनिंग, हेयर स्प्रे करते हैं, वो क्यूटिकल लेयर पे आता है। और मेड्यूला इनर मोस्ट लेयर है, वो हर हेयर में प्रेजेंट नहीं होता। जिनका हेयर पतला है उसमें ये मेडुला नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर। हमारा हेयर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? हेयर हमारा मेनली कंपोज्ड है कैराटिन से। कैराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारा नेल्स भी बना हुआ है। तो हमारा नेल्स और हमारा हेयर एक प्रोटीन से बना हुआ है, जिस प्रोटीन का नाम है कैराटिन। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर में हमारा हेयर किस किस केमिकल से मिलकर बना हुआ है, ये आप इसमें देख सकते हो। कार्बन 50.65%, हाइड्रोजन 6.36%, सल्फर 5.0% एंड ऑक्सीजन 20.85%। ये जो परसेंटेज है, ये एक नॉर्मल हेयर का, एक एवरेज हेयर का कंपोजिशन। अगर किसी का हेयर बहुत ज्यादा लाइट कलर में है, आप ब्राउन या लाइट ब्राउन में है, तो आप ये मानिए कि उसमें कार्बन का जो ये रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर कार्बन का रेशियो थोड़ा ज्यादा है तो उसका हेयर डार्क कलर में होगा, जैसे डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर, नेचुरल ब्लैक कलर होगा जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। तो एक एवरेज हेयर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन ये सभी हेयर में होता है, लेकिन इसका रेशियो बदल सकता है। वो डिपेंड करता है आपका हेयर किस टाइप का है। अगर आपके हेयर का कलर लाइट होगा तो उसमें कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन हमारे हेयर को कलर देता है। तो अगर इसकी मात्रा कम ज्यादा हुई तो आपका हेयर कलर वेरी करेगा। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर में ये 5 चीजों से मिलकर हमारा हेयर बना होता है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल, जब
ग्रोथ साइकिल आप एक ह्यूमन का भी हेयर ग्रोथ होता है, ग्रोथ साइकिल। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद वो एक टीनेज में आता है, यंग एज में आता है, फिर ओल्ड एज में आता है, उसके बाद डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है, बर्थ होता है, फिर वो बाल्यावस्था में, फिर टीनेज में, इस तरह करके एक साइकिल चलता रहता है ह्यूमन बॉडी का। इसी तरह हेयर का भी साइकिल चलता रहता है। हेयर जब ग्रोथ करता है, उसके बाद हेयर फॉल आउट हो जाता है, फॉल आउट होने के बाद नया हेयर आता है, उसका साइज छोटा रहता है, फिर बढ़ता है, वो ग्रोथ होता है, फिर वो रुक जाता है। इस तरह करके हेयर का जो साइकिल है वो चलता रहता है। अगर आपका एक दिन में 50 से लेकर 100 हेयर फॉल होता है, दैट मीन्स इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल। अगर 100 से ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, तब इसमें आपको थोड़ा डरने की जरूरत है, क्योंकि ये हेयर फॉलिंग का कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 50 से 100 हेयर फॉल होता है, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्लेस पे न्यू हेयर आपका जरूर आ जाएगा। तो हेयर ग्रोथ साइकिल होता है 3 फेज में, एनाजन, केटाजन एंड टेलोजन। एनाजन जो होता है वो ग्रोथ फेज होता है, जब आपका हेयर बढ़ता है, बढ़ के वो एक लेंथ तक आ जाता है। उसके बाद होता है कैटाजन, ट्रांजिशनल फेज। इस फेज में ग्रोथ रुक जाती है, हेयर ग्रोथ रुक जाता है। फिर लास्ट स्टेज आता है टेलोजन, जो रेस्टिंग एज होता है। यहाँ पे हेयर ग्रो करना बंद करके हेयर टूट के निकल जाता है, और उसकी जगह पर एक दूसरा हेयर वापस आ जाता है। इसको अच्छी तरह क्लियर करने के लिए आप लोग एक पिक देखिए, देखिए यहाँ पर 3 स्टेज को मैंने डिफाइन किया है, एनाजन एंड टेलोजन। आप देखिए एनाजन फेज में हेयर बहुत ही सुंदर, आप इसको पिक्चर इसका आप देख सकते हो। और इसका जो पीरियड होता है वो 0 से लेकर 6 ईयर तक होता है। ये 3 से लेकर 6 ईयर तक, 3 से 6 साल तक आपका हेयर बढ़ता है लेंथ में। ये ग्रोथ पीरियड है, ग्रोथ फेज है, एक्टिव ग्रोथ फेज। उसके बाद है कैटाजन। इसमें देखिए ये ट्रांजिशनल फेज है, इसमें ये रुक गया है ग्रोथ, हेयर ग्रो करना बंद कर दिया है। और इसका जो टाइम है वो होता है 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते तक हेयर कोई भी ग्रोथ नहीं करता, वो एकदम डेड कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट है टेलोजन, ये रेस्टिंग फेज है। यहाँ पर हेयर रेस्ट करता है, ना उसमें ग्रोथ होती है, ना वो डेड हो, मतलब वो दूसरा हेयर नहीं आता उसमें, लेकिन हेयर टूट के निकलने की कंडीशन में हो जाता है। ये 5 to 6 वीक इसका टाइमिंग होता है। इस समय में ये हेयर यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। फिर रिटर्न टू एनाजन, फिर से एनाजन फेज आ जाता है, जिसमें ये देखिए यहाँ हेयर टूट के निकल गया और यहाँ पर एक नया हेयर फॉर्म हो गया। ये जो येलो है ये नया हेयर फॉर्म हो रहा है, और ये देखिए ये फेज हेयर निकल गया। यहाँ पर ये देखिए ये हेयर इतना सुंदर है, मतलब कि हेयर इस ग्रोइंग फेज में है, मतलब हेयर यंग एज में आप इसको बोल सकते हैं। जैसे हमारी यंग एज होती है, वैसे ये हेयर का यंग एज है। उसके बाद यहाँ पर हेयर का ओल्ड एज आ गया है, हेयर स्टॉप कर दिया है, और ये रेस्टिंग फेज में, मतलब कि ये बिल्कुल ओल्ड एज में चला गया है और यहाँ पर डेड होके निकल गया। उसके बाद यहाँ पे नया हेयर का बर्थ हो गया। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हेयर डेड हुआ और एक नया हेयर का बर्थ हुआ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेयर। हेयर कितने टाइप के होते हैं? जैसे आप अपने घर में भी देखोगे, आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो उन चारों के हेयर एक जैसे नहीं होते हैं, सबका हेयर डिफरेंट होता है। कुछ के हेयर बहुत ड्राई होंगे, कुछ के बहुत बहुत सिल्की एंड सॉफ्ट होंगे, कुछ के हेयर कर्ली होंगे, कुछ के बहुत ज्यादा रफ होंगे। तो आपके घर में जब इतना वैरायटी मिलता है, इतने सारे हेयर टाइप हैं, तो आप सोचिए जितने लोग हैं सबका हेयर बहुत ही डिफरेंट होता है। तो मेनली हम हेयर को 3 to 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर एंड एक होता है कॉम्बिनेशन हेयर, जिसमें 2-3 टाइप के हेयर
मिक्स होते हैं, जैसे कि ड्राई ऑयली, नॉर्मल ड्राई, ऑयली नॉर्मल। तो मेन होता है नॉर्मल हेयर। नॉर्मल हेयर में जो सीबम है वो नॉर्मली सिक्रेट होता है और हमारा हेयर नॉर्मल कंडीशन में होता है। ये ना ज्यादा सिल्की होता है ना ही ज्यादा, ये बहुत अच्छा हेयर माना जाता है, मैनेजेबल होता है। इसको मैनेज करना सबसे अच्छा होता है, सबसे आसान होता है। नेक्स्ट है ड्राई हेयर। ड्राई हेयर बहुत ज्यादा रफ होता है क्योंकि हमारा जो सीबेसियस ग्लैंड है वो इसमें एक्टिव नहीं रहता। जिनका भी सीबेसियस ग्लैंड कम एक्टिव होगा ऐसे लोगों का हेयर ड्राई होगा। ड्राई मतलब वो बहुत रफ होगा, आप उसमें ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। जब आप शैम्पू करोगे आपका हेयर बहुत देर तक ड्राई नहीं होगा, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, डैमेज वो जल्दी हो जाएगा। अगर आप उसको कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो डैमेज होने के चांसेस हाई हैं। नेक्स्ट है ऑयली हेयर। इसको आप पिक में मत दिखा दो। नॉर्मल हेयर, नॉर्मल हेयर नाइदर ग्रीसी और नॉट ड्राई, ना ये ड्राई होता है ना ही ये ऑयली होता है। ये फील करने में सॉफ्ट, देखने में स्ट्रेट और इजी टू मैनेज होता है। इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। इट शाइन्स, शाइन करता है, आपको दिखाई देगा इसमें शाइन, एक नेचुरल शाइन होती है। वेल बैलेंस्ड एंड डज नॉट ड्राई, नहीं होता। नॉर्मल हेयर में हर एक स्टाइलिंग हो जाता है और परफेक्ट हेयर स्टाइल इसमें होता है। इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। आप एक वेल बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर केयर कीजिए, नॉर्मल शैम्पू, कंडीशनिंग, प्रॉपर हेयर वॉश, हेयर को कॉम्ब कीजिए, हेयर में ऑयलिंग कीजिए। ये आपको नॉर्मल हेयर नॉर्मल रहेगा अगर आप इसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है ऑयली। ऑयली हेयर में ज्यादा सीबम एक्टिव होता है, तो सीबेसियस ग्लैंड ओवर एक्टिव होने के कारण आपका हेयर बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेट करता है। स्कैल्प पे भी ऑयल दिखाई देता है, हेयर पे भी ऑयल दिखाई देता है। हेयर छूने में ग्रीसी होता है, चिपचिप करता है जिसको बोलते हैं, और बेसिकली ये दिखने में स्टिकी होता है। आप शैम्पू आज करोगे, आज आपका बाल ठीक रहेगा, दूसरे दिन आपके हेयर में ऑयल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो नेचुरली ये हेयर को जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ता है इस टाइप के हेयर को। इसका मेंटेनेंस हम करेंगे, इसको 2 या 3 बार वीक में वॉश करना है हेयर को। आप अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप शैम्पू यूज कीजिए, और इसमें आप हो सके तो अवॉइड कीजिए कंडीशनिंग या ओवर ऑयलिंग। ऑयल ज़्यादा यूज नहीं करना है। कॉम्ब करना है 2 से 3 मिनट, 2 बार दिन में, से आपके हेयर में का जो ऑयल है वो पूरे हेयर में स्प्रेड हो जाए, स्कैल्प पे जमा ना हो। नेक्स्ट है ड्राई हेयर। ड्राई हेयर का प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहुत ही देखने में रफ लगता है, जल्दी जल्दी इसमें टैंगल पड़ जाता है। आप कॉम्ब करो, कॉम्ब करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही वो टैंगल पड़ जाता है। तो ऐसे हेयर को मैनेज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें सीबेसियस ग्लैंड ऐसे हेयर में इनएक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते, और ये रफ होता है इनका टेक्सचर, देखने में ड्राई लगते हैं, और इनको मेंटेन करना बहुत ही प्रॉब्लम है। इनको मेंटेन करना हार्ड होता है मेंटेन करना। ऐसे हेयर पे आप ज्यादा नरिशमेंट देंगे, आपका जो डाइट होगा वो एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। पानी ज्यादा पिएंगे, एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए जिनके हेयर ड्राई है। वीकली कम से कम 2 बार आप हेयर में ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने के बाद हो सके तो आप हॉट टॉवेल को स्क्वीज करके टर्बन जैसा बना के आपके हेयर में रखिए थोड़ी देर के लिए, जिससे आपके हेयर में नरिशमेंट एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्कैल्प में। और हेयर को कंडीशनर देना है, हो सके तो आप हेयर स्पा 15 या 20 दिन में एक बार हेयर स्पा ले सकते हो, जिससे आपका हेयर कंडीशन अच्छा हो जाएगा। ड्राई हेयर को कॉम्ब करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसको ओपन ज्यादा ना रखें तो अच्छा होगा। और साथ ही साथ इसको शॉर्ट अगर रखते हो आप अपने हेयर, ज्यादा लेंथ ना रख के इसको थोड़ा कट करके शॉर्ट करिए तो मैनेजेबल होगा। कॉम्बिनेशन हेयर, कॉम्बिनेशन ना तो ये ड्राई होता है और ना ही ये
ऑयली हेयर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर होता है। ये दिखने में नॉर्मल हेयर जैसा लगता है, ओवरऑल पोरस होता है। इसको डिफिकल्ट फॉर्म करना डिफिकल्ट होता है जब ये गीले होते हैं और जब ये ड्राई होते हैं। आप इसको तब फॉर्म कीजिए ऐसे हेयर को जब ये सेमी ड्राई हो। वॉश करने के बाद टॉवेल से आप इसको ड्राई कीजिए, उसके बाद कॉम्ब से। गीले हेयर में कॉम्ब करना अवॉइड करिए, इससे टैंगल भी ज्यादा पड़ते हैं ऐसे हेयर। तो कॉम्बिनेशन हेयर स्कैल्प पे ज्यादा ऑयली और नीचे ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सीबेसियस ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है लेकिन वो नीचे तक स्प्रेड नहीं कर पाता। तो ऐसे हेयर में आप ज्यादा कॉम्ब करेंगे, ज्यादा टाइम तक करेंगे, बार बार कॉम्ब करेंगे, और शैम्पू वीकली आप 1 या 2 बार कर सकते हो। अब आते हैं हेयर टेक्सचर, डेंसिटी, पोरोसिटी। हेयर टेक्सचर क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, पोरोसिटी क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना आपको, क्योंकि जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या हेयर ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो उसके पहले आपको क्लाइंट कंसल्टेशन करना होता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे क्लाइंट कंसल्टेशन क्या है। क्लाइंट कंसल्टेशन में जब कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, या फिर आप जिसके ऊपर ट्रीटमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करके आप उसको क्या चाहिए वो जानते हैं, साथ ही हम उसका हेयर या स्किन को टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। अगर आप क्लाइंट कंसल्टेशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो चीज़ करने वाले हो, जो आप ट्रीटमेंट परफॉर्म करने वाले हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी के हेयर में स्ट्रेटनिंग करनी है, वो मेरे पास आए, तो स्ट्रेटनिंग करने के मैंने कुछ भी नहीं देखा, उसका हेयर भी चेक नहीं किया, उससे कुछ बात भी नहीं किया, और मैंने उस पर डायरेक्ट केमिकल अप्लाई करके उसको मैंने केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर उसका हेयर डल है, ड्राई है, डैमेज है, तो क्या होगा, जैसे आप केमिकल या स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करोगे उसका हेयर टूट के आपके हाथ में आ जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो खराब होगी, साथ में क्लाइंट का जो हो गया सो हो गया। तो केमिकल ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट परफॉर्म करने से पहले हेयर का डीप नॉलेज, या किसी भी चीज का, स्किन का अगर आप करते हो ट्रीटमेंट तो स्किन का भी डीप नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो हेयर टेक्सचर, डेंसिटी, इलास्टिसिटी एंड पोरोसिटी, इसके बारे में अभी देखते हैं। हेयर टेक्सचर क्या है। टेक्सचर मीन्स आपका हेयर कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, और हेयर में वेव्स कैसे हैं। Hair texture refers to the thickness and fineness and feel of the hair. Thickness depends on the diameter of the hair. Hair कितना मोटा है, हेयर का साइज कैसा है, और हेयर का क्वालिटी कैसा है। सबसे पहले हेयर टेक्सचर को हम टेस्ट करते हैं थिकनेस से। हेयर में बी पोरस एंड थिक, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन इन टेक्सचर। आपने कुछ लोगों का हेयर देखा होगा बहुत मोटा होता है, एक सिंगल हेयर बहुत मोटे होते हैं, तो उसको बोलते हैं पोरस टेक्सचर। कुछ लोगों का हेयर पतला होता है, छूने में वो एकदम पतला, उसको बोलते हैं फाइन टेक्सचर। और कुछ लोगों का हेयर बहुत पतला होता है। आप किसी के सर में आप देखिए कि आप ऐसा लगता है कि उनके हेयर को हम काउंट कर सकते हैं, इतने ज्यादा कम हेयर और पतले हेयर होते हैं, तो उसको वेरी फाइन टेक्सचर बोलते हैं। तो हेयर थिकनेस में मतलब मोटाई में कोर्स, मीडियम और फाइन टेक्सचर, 3 टेक्सचर होते हैं। नेक्स्ट है हेयर टेक्सचर को हम फील करके पहचान सकते हैं। फील ऑफ द हेयर कैसे, आप अगर हेयर को अपने हाथ में लीजिए, उसको टच करिए, टच करने पर अगर आपको हार्श, रफ, वाइडी या स्मूथ टेक्सचर आता है तो वो भी हम डिफाइन करते हैं। हेयर का टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, छूने में बहुत अच्छा लगा, सिल्की लगा, तो वो हो गया स्मूथ टेक्सचर। छूने में अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा हार्श है, तो हार्श टेक्सचर। रफ है, देखने में आपको पता चल जाएगा रफ लग रहा है हेयर, या फिर बहुत टाइट है तो वाइडी टेक्सचर हो गया। मतलब हेयर को हम फील करके देख सकते हैं कि हेयर का टेक्सचर कैसा है। ये स्मूथ हो सकता है,
हार्श हो तक मतलब खराब हो सकता है, रफ हो सकता है और वाइडी हो सकता है। नेक्स्ट, वेव ऑफ द हेयर। वेव मीन्स अगर आप हेयर को देखते हैं उसमें कितने वेव्स हैं, मतलब कितने कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, तो उससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं हेयर का टेक्सचर। या तो हेयर स्ट्रेट होता है या वेवी या फिर कर्ली। इस पिक्चर में आप देखिए वेवी हेयर। वेवी हेयर का जो वेव है ये देखिए नीचे ए, बी और सी, ये ज्यादा वेव्स हैं, डीप वेव्स। ये कम वेव है और ये थोड़ा नॉर्मल वेव्स। तो वेवी हेयर ऐसे हैं। स्ट्रेट हेयर, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। नीचे आप ABC में देख सकते हो, इसका टेक्सचर ऐसा होगा। नेक्स्ट है कर्ली हेयर। कर्ली हेयर का टेक्सचर बिल्कुल कर्ल्स, ज्यादा कर्ल्स है। आपका इसका हेयर भी आप देख सकते हो, एकदम कर्ली हेयर। तो कर्ली, स्ट्रेट एंड वेवी हेयर, 3 टाइप का हेयर होता है हेयर टेक्सचर। कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर एंड वेवी हेयर। इसके बाद भी एक टेक्सचर होता है एक्स्ट्रा कर्ली हेयर। एक्स्ट्रा कर्ली हेयर में इससे भी ज्यादा कर्ल्स होते हैं। जैसे कि आपने कंगना रनौत के हेयर देखे होंगे, उसका हेयर है एक्स्ट्रा कर्ली हेयर। कंगना रनौत का हेयर जो है वो है एक्स्ट्रा कर्ली हेयर। किंकन हेयर भी उसको बोलते हैं। इसके बाद है हेयर डेंसिटी। डेंसिटी मींस पर स्क्वायर इंच स्कैल्प में कितने हेयर हैं, नंबर ऑफ हेयर्स, उसको बोलते हैं डेंसिटी, मोटाई। जैसे कि 1 इंच स्क्वायर में अगर 100 हेयर हैं और किसी के 150 हेयर हैं तो वो ज्यादा डेंस है। किसी के 250 हेयर है वो ज्यादा डेंस है। तो 1 इंच स्क्वायर में जितने हेयर आते हैं उसको, उस मापदंड को हम बोलते हैं डेंसिटी, हेयर डेंसिटी। Hair can have dense, moderate and thin density. आप डेंसिटी को अगर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो वो होगा डेंस, मॉडरेट एंड थिन। मतलब कम डेंसिटी है, ज्यादा डेंसिटी है और मीडियम डेंसिटी। इसके बाद है हेयर पोरोसिटी। पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब है कि पानी कितना एब्जॉर्ब करता है आपका हेयर। आपका हेयर अगर शैम्पू करने के बाद आपका हेयर ज्यादा टाइम तक गीला रहता है, मतलब आपके हेयर में पोरोसिटी ज्यादा है। और अगर आप हेयर वॉश करने के बाद आपका हेयर जल्दी सूख जाता है, विद इन 1 आवर आपका हेयर सूख जाता है, दैट मीन्स आपके हेयर में पोरोसिटी कम है, जो कि एक अच्छा साइन है। जिनका हेयर ज्यादा डैमेज होता है, ड्राई होता है, वो हेयर ज्यादा पोरस होते हैं। ऐसे हेयर को बहुत ही ज्यादा केयरफुली ट्रीट करना होता है क्योंकि इसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका हेयर में पोरोसिटी कम है, दैट मीन्स आपका हेयर इज रेडी to adopt any kind of chemical treatment. But if your hair is more porous, then you have to hold the treatment. आपको पहले अच्छे से अपने हेयर को कंट्रोल करके हेयर को हेल्दी बनाना है, उसके बाद ही आपको केमिकल ट्रीटमेंट लेना है। इसमें आप देख सकते हो हेयर पोरोसिटी टेस्ट कैसे करते हैं। हेयर पोरोसिटी टेस्ट करने के लिए आप देखिए, लो हेयर पोरोसिटी, एक ग्लास पानी लीजिए या एक बोतल में पानी ले सकते हो, एक कप में पानी ले सकते हैं। उस पानी में अपना एक सिंगल हेयर आप तोड़ के डाल दीजिए। डालने के बाद अगर आपका हेयर ऊपर तैर रहा है उसके सरफेस पे पानी के, दैट मीन्स लो हेयर पोरोसिटी। अगर आपका हेयर मिडिल में चला जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये देखें, इस सरफेस में तैर रहा है हेयर, दैट मीन्स आपका हेयर लो पोरस है। अगर हेयर आपका ग्लास में चला गया है मिडिल तक, दैट मीन्स मीडियम पोरस हेयर।
लास्ट में देखिए हाई हेयर पोरोसिटी अगर कंडीशन आपको दिख रही है, दैट मीन्स आपका हेयर बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा, एकदम नीचे आपका हेयर वहां पर आ गया। तो लो हेयर पोरोसिटी, ये देखिए क्लोज्ड हेयर क्यूटिकल, हेयर क्यूटिकल क्लोज होता है, डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली, इसमें जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी हेयर आपका नेचुरल सीबम से भरा हुआ है, आपको कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर की जरूरत नहीं है। इजी प्रोडक्ट बिल्ड अप ऑन हेयर, कोई भी प्रोडक्ट इजीली आपके हेयर में चला जाता है। मीडियम हेयर पोरोसिटी, ये इजीली मॉइस्चराइज होता है और ये आइडियल पोरोसिटी, ऐसे हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। अगर आप कोई स्पा वगैरह भी करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है मीडियम पोरोसिटी में। हाई हेयर पोरोसिटी, ऐसे हेयर ड्राई, डैमेज, रफ होते हैं, एब्जॉर्ब जल्द, इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। आपने ऑयल लगाया तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, आपने स्पा किया, क्रीम जल्दी जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्रीम खत्म हो जाएगी। और मॉइस्चर जल्दी ये छोड़ भी देता है, आपने मतलब जितना आप चीजें लगाते जाओगे ये एब्जॉर्ब करता जाएगा आपका, ज्यादा प्रोडक्ट ये कंज्यूम करता है ऐसा हेयर। लुक्स डल एंड ड्राई और मे बी टैंगल इजीली, ऐसे हेयर को देखने में ये डल ड्राई होता है और इसको कोम करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हेयर को ओपन नहीं रखना चाहिए जैसा मैंने पहले बताया, और ये फ्रीजी होता है। तो हेयर पोरोसिटी टेस्ट करना बहुत इजी है। आप एक सिंगल हेयर को एक गिलास पानी में डालिए, अगर वो ऊपर तैर रहा है सरफेस में, दैट मीन्स लो पोरोसिटी। उसके बाद अगर आप ये हेयर मिडिल तक चला गया तो ये मीडियम पोरोसिटी, नीचे ग्लास चला गया दैट मीन्स हाई पोरोसिटी। ये इसको पोरोसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपको पोरोसिटी नॉलेज है तो वो नॉलेज कहाँ काम आएगा? पोरोसिटी वो काम आएगा जब आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म करोगे, जैसे स्ट्रेटनिंग, पमिंग, हेयर स्पा, रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, इन सब चीजों के लिए आपको पोरोसिटी टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हेयर एक्स्ट्रा पोरस है, हाई पोरस है, इस कंडीशन में हेयर है, दैट मीन्स आपको वो ट्रीटमेंट नहीं करना है। अपने क्लाइंट को आप होल्ड पे रखेंगे, आप उसको बोलेंगे कि आपको पहले हेयर को नरिशमेंट की जरूरत है, आप उसे स्पा ट्रीटमेंट दीजिए, पैक ट्रीटमेंट दीजिए, और हेयर को जब वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाए तब उस पर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म कीजिए। लेकिन आपने बिना एब्जॉर्ब किए केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म किया, देन वो हेयर डैमेज हो जाएगा। हेयर इलास्टिसिटी, हेयर की इलास्टिसिटी को चेक करना, क्या हेयर हमारा इलास्टिक कितना है। अगर एक सिंगल हेयर को हम पकड़ के खींचते हैं अपने हाथ में लेकर, तो अगर वो 1/5 उसकी लेंथ का बढ़ जाता है, दैट मीन्स हेयर इलास्टिक है। और आप हेयर को खींचते हैं और हेयर टूट जाता है, तो इसका मतलब आपका हेयर में इलास्टिसिटी नहीं है। तो पुअर इलास्टिसिटी वाले हेयर में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस पर काम ही नहीं करेगा। अगर आपने स्ट्रेटनिंग किया या पमिंग किया और हेयर इलास्टिसिटी पुअर है, 0 है, देन उसमें पमिंग होगा ही नहीं, उसमें स्ट्रेटनिंग होगा ही नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट 100% नहीं आएगा। दैट मीन्स आपकी इमेज खराब होगी, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट भी बेकार हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी चेक करना इसीलिए जरूरी है कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म करने से पहले, और क्लाइंट कंसल्टेशन के टाइम पर ये करना मस्ट है। तो हमने देखा यहाँ पर हेयर टेक्सचर, डेंसिटी, इलास्टिसिटी एंड पोरोसिटी। इसके बाद हम आते हैं कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स में। हेयर में कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं? कॉमन प्रॉब्लम जो होता है हम अक्सर देखते हैं हेयर में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। डैंड्रफ एक ऐसी चीज है
जो अगर बालों में आ जाए तो हमारे हेयर में हेयर फॉल, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हेयर फॉल हो जाएगा, हेयर में पैच पड़ जाएंगे, फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, हेयर में इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डैंड्रफ के साथ आ जाती हैं। तो डैंड्रफ का टेक्निकल या मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं उसको पिट्रियोसिस। इसका मेन कॉज है, डैंड्रफ का कारण क्या है? डैंड्रफ का मेन कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, इन्फेक्शन, केयरलेस ग्रूमिंग हैबिट्स, मतलब आप अपने हेयर को प्रॉपरली शैम्पू नहीं करते हैं, आप अपने हेयर में प्रॉपरली कॉम्ब नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते, आप कुछ भी खा लेते हैं, बहुत ऑयली फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डैंड्रफ की हो सकती है। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट मेनली, डैंड्रफ 2 टाइप्स के होते हैं, ऑयली डैंड्रफ एंड ड्राई डैंड्रफ। मैडम ऑयली यू हैव डैंड्रफ, 5 minutes left. सॉरी, You have only 5 minutes left, ma'am. ओके ओके सर। डैंड्रफ को हम डिफाइन करते हैं 2 पार्ट में, ऑयली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ। आगे मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये स्टार्ट ही मैंने किया है, खत्म नहीं हो पाएगा। तो कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैडम क्वेश्चन अगर पूछना है तो चैट बॉक्स में लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप एक बार चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। चैट बॉक्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे टास्क बार नीचे है, वहां पे चैट बॉक्स मिलेगा आपको। मेरे में तो ये ऊपर ही दिखाई दे रहा है। चैट दिख रहा है मैम? नहीं, शेयर है, मैनेज पार्टिसिपेंट है, सिक्योरिटी शेयर है, के बाद वीडियो नहीं है। होगा चैट? शेयर के बाद में पॉज है। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे, शेयर के राइट हैंड साइड पे पॉज है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए। पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स और शेयर के बीच में चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है? नहीं, ये ठीक है मैडम, मैं आपका अगर नहीं आ रहा है तो मैं सबको अनम्यूट का अथॉरिटी दे देता हूँ। ठीक है, अनम्यूट कर दीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। Now participants can unmute themselves and ask questions. मैम बोलिए। अपना अपना म्यूट कर लो, जिसको क्वेश्चन करना हो बस वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। बंद कर दे, माखी बड़न लाग रही से। आपको 1 मिनट बाद किसी को कुछ पूछना है? मैडम जिनको पूछना है उन्होंने हाथ उठाया है, मैं एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप ले सकते हैं। सबसे पहले गैलेक्सी ऑन 7 से जो लॉगिन है, आप बोलिए। उनका कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। आशी करके कोई है उनका, आप बताइए आशी जी। हाँ आशी जी बोलिए। अन्नू चौधरी ने हाथ उठाया है, उनका अनम्यूट करते हैं। अन्नू चौधरी ने खुद को म्यूट करके रखा है। ठीक है, Vivo 1811 से है, मैं उनका अनम्यूट करता हूँ। हाँ अनम्यूट कीजिए। हेलो पूछिए मैम, हेलो। पेपुला को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम बालों में? पैपिला को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं?
देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम अपने हेयर की केयर नहीं करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा है तो पैपिला स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हेयर को डेली 2 बार कॉम्ब करना है अच्छी तरह से। आप कम से कम 3 मिनट अपने बालों को कॉम्ब कीजिए और स्कैल्प पे ज्यादा कॉम्ब, हम क्या करते हैं रेस्ट ऑफ द हेयर को ज्यादा कॉम्ब करते हैं, सर पे कॉम्ब कम करते हैं स्कैल्प पे, तो स्कैल्प पे ज्यादा कॉम्ब कीजिए आप। और हेयर में अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले आपको हटाना है। हेयर को हेल्दी रखने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है अपने हेयर की अच्छी तरह से केयर करना और अच्छा खाना। आपको सबसे ज्यादा डाइट पे ध्यान देना है, जो खाना बालों के लिए अच्छा है, ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाइए, ज्यादा हेल्दी फूड खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, जिससे आपका पैपिला स्ट्रांग रहेगा और आपका हेयर भी अच्छा रहेगा। ओके मैडम, और टाइम है नहीं क्वेश्चन लेने का? अच्छा ठीक है सर, हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।